नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी आईएएस ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे काम करते हैं तो उनके अंडर में पूरा जिला होता है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, उन चीज़ों को टैकल करना, वहाँ पर वेलफेयर की स्कीम्स हैं वो सारी इंप्लीमेंट करने की पावर इनके हाथ में होती है। बट वहीं पर जब वो अच्छा काम करते करते एक गलत कदम उठा लेते हैं ना, तो उसके चलते उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बैकफायर का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सारा बैकलैश भी उनको देखना पड़ता है। ऐसा ही अभी हम जो केस डिस्कस करेंगे वो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नाम है उनका भव्या मित्तल। इनके द्वारा करप्शन के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस की अप्रोच अपनाई जा रही है कि मेरे जिले में कोई भी करप्ट इंडिविजुअल मुझे मिला तो मैं बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी। तो इनके सामने एक केस आया। केस था महिला बाल विकास क्लर्क के तौर पे काम कर रहे सुभाष काकड़े का। तो उनके द्वारा आंगनवाड़ी में जो असिस्टेंट्स जो होते हैं ना, उनके रिक्रूटमेंट को लेकर के अपने कुछ काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये कर दिया कि भाई मेरे को 10,000 रुपये जो देगा उसको मैं आंगनबाड़ी असिस्टेंट के तौर पे रिक्रूट करवा दूंगा। सुभाष काकड़े ने ये कह दिया। तो ये करप्शन का जो मामला है जन सुनवाई के टाइम पे थोड़ा हाईलाइट होता है। तो सबसे पहले तो देखो सस्पेंशन लेटर आता है सुभाष काकड़े का कि सस्पेंड हो गए, अब आप ऑफिस में नहीं आ सकते, घर पे बैठो, साइन करके निकल लो, ठीक है। सैलरी है वो बेसिक माइन आपकी बिल्कुल बेयर मिनिमम है वो आपकी मिलती रहेगी, जिससे आपका खर्चा चलता रहे। साइड बाय साइड डिपार्टमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान आप क्या देखते हैं कि भव्या मित्तल ने उनको क्लर्क से एक तरीके से डाउनग्रेड करते हुए पियोन बना दिया। तो ये कदम जो था ना, इसको बहुत ज्यादा ऐसे देखा गया कि कितना बोल्ड डिसीजन इस इंडिविजुअल ने लिया है। लड़की होकर के इतना कड़ा कदम लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये मामला हो गया मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965। दैट मीन्स मध्य प्रदेश कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, ठीक है, सिविल सर्विसेज के अंडर में, उसमें रूल नंबर 13 और 14 के तहत यह एक्शन ले लिया गया। इसी तरीके से इनके द्वारा और भी कई काम किए गए जिनमें जल जीवन मिशन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको अवार्ड भी दिया। कहने का मतलब लाइफ में पॉजिटिव्स पॉजिटिव्स अच्छे खासे चल रहे थे। बट एकदम से एक केस ऐसा होता है जिसमें इनके द्वारा अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने के नाते नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का यूज किया गया और वो एक बैकफायर लग गई, जिसके चलते मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इनके ही खिलाफ में जजमेंट दे डाला। और ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है। तो सबसे पहले तो हम भव्या मित्तल जी के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी थी, फिर उसके बाद में एमटेक किया आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग से, राइट। इन्होंने जो काम किए उनके लिए बहुत ज़्यादा इनको सराहना मिली। इंदौर हो, धार हो, नीमच हो, यहाँ पर मध्य प्रदेश काडर के अंदर रहते हुए इन्होंने बहुत ही गजब के काम किए अलग अलग पदों पर जैसे ही ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे बुरहानपुर में आई तो आते ही एक्शन में आ गई, एक्शन मोड में आ गई। जैसे मैंने बताया आपको भी कि सुभाष काकड़े का मामला किस तरीके से इन्होंने सेटल किया, बिल्कुल भी करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस वाली अप्रोच बना के रखी। बट होता क्या है इनके द्वारा कि जनवरी 2024 में एक इंडिविजुअल है जिनका नाम है अनंत राम आवासे, ठीक है, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए सोशल वर्कर के तौर पे काम करते हैं। अब ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, दैट मींस फॉरेस्ट वाले एरिया के प्रोटेक्शन के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम करते हैं। और आपको पता है कि जैसा अभी हमने मैप देखा तो ये जो बुरहानपुर वाला रीजन है ना, ये यहां पर अच्छा खासा ये यवला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ग्रीनरी वाला रीजन आ जाता है। तो यहां पर भी ट्राइबल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आवासे काम कर रहे थे। बट होता क्या है कि इनके खिलाफ में पहले से कई चार्जेस लगे हुए थे आवासे के खिलाफ में। कई कई बार ऐसा था कि दंगे फैलाने का लगा है, कहीं पर मर्डर करने का, इस तरीके से केस था। तो इनके द्वारा जो भव्या मित्तल है ना, इन्होंने ये देखा कि यार ये पूरा मामला इतना ज्यादा संगीन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल के खिलाफ में 11 डिफरेंट केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल को तो बिल्कुल फ्री में रोम करना भी अलाउ नहीं करना चाहिए मेरे डिस्ट्रिक्ट में। तो इन्होंने एक्शन लेते हुए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यह कह दिया कि आवासे जो है वो जिले के बाहर चले जाए, बुरहानपुर से बाहर निकाल दिया जाए, निष्कासन इनका कर दिया जाए। ऐसे में आवासी जो हैं वो फिर बाद में अपनी जस्टिस के लिए फाइट करना स्टार्ट करते हैं और मामला पहुंच गया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिंगल जज बेंच, विवेक अग्रवाल उनका नाम, जस्टिस विवेक अग्रवाल, उनके सामने मामला गया। उन्होंने पूरा मामला जब सुना तो एक एक क्वेश्चन को जब एनालाइज किया तो इन्होंने भव्या मित्तल की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे या गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वकील, उनसे सवाल करने शुरू किए तो सवालों के जवाब नहीं मिले। कि आप एक चीज बताइए कि एक इंडिविजुअल के खिलाफ में क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, ठीक है,
दंगे फैलाने के केस लगे हैं, मर्डर के केस लगे हैं, तो क्या उस इंडिविजुअल के खिलाफ में आप एक ऐसा कानून यूज करोगे जो कि बहुत ज्यादा पावर देता है, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के सरकार को बिल्कुल अंधी पावर दे देता है? तो ये क्या ठीक है? तो उस बात को जब आगे बढ़ता हुआ देखा ना, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल के आया कि जहां पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत पर आवासे को जिले से निकालने की बात की गई थी, उसी को रिवर्ट करते हुए मध्य प्रदेश के जस्टिस विवेक अग्रवाल जी ने, जो कि हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दैट मींस भव्या मित्तल तो है ही, उसके अलावा डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त को भी लताड़ लगा दी कि बोला तुम लोग लॉ का बहुत मिसयूज करते हो, यहां पर आप लोग दोषी पाए गए हो कि कैसे आपने कानून को मिसयूज किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब आप लोगों को पहले तो जो ऑर्डर डिक्लेयर किए हुए हैं एनएसए के अंडर में कि भाई आवासी जो है वो जिला छोड़ के बाहर चले जाएं, इनको बाहर करो, यहां पर रहने की कोई इजाजत नहीं है, तो बोले, एक तो बोला इस ऑर्डर को हम खारिज करते हैं, और दूसरा कह दिया कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से आवासी को प्रॉब्लम आई है, तो ऐसे में अब गवर्नमेंट को 50,000 रुपए फाइन भी लगा दिया। इस 50,000 रुपए के लिए विवेक अग्रवाल जी ने तो यहां तक कह दिया कि भव्या मित्तल से ये पैसे लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक कहते ना कि यू टर्न लेने वाला केस बन गया, जहां पर एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा एक कानून यूज किया गया था। अब आप देखो कि एक तरफ तो अवार्ड विनर और दूसरी तरफ एकदम से इस तरीके से आप आ जाते हैं सामने कि भाई आपने मिस यूज कर दिया कानून का। तो ये एक रियलिटी है। तो एक तो देखो, आप फ्यूचर ऑफिसर हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को बड़ा सोच समझ करके आपको आगे चलना होता है। हमेशा ध्यान रखें कि लाइफ में जितना डिफिकल्ट लेवल आज आपने पास किया है, उससे अगला स्टेज हमेशा और ज़्यादा डिफिकल्ट आने वाला है। तो आपको लॉज के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, जो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है ना, उनको भी सीधा एक डायरेक्शन दी है कि आप सभी कलेक्टर्स की एक मीटिंग बुलाओ और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, इसके क्या पर्पज हैं, क्या मायने हैं, इसके बारे में कलेक्टर्स को बताओ। वो मन में आए जैसे यूज कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि कलेक्टर्स के अंदर सेंसिटाइजेशन आएगा, जिसके चलते इस एक्ट को हर कोई मुंह उठा करके यूज ना करें। यह एक्ट 1980 के टाइम पे लाया गया था, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और ये नेशनल सिक्योरिटी का मामले की बात करता है। और इसमें जो रूल नंबर 6 है वो ये कहता है कि भाई डिटेंशन ऑर्डर जो है वो इनऑपरेटिव नहीं होंगे कुछ सर्टेन ग्राउंड्स के आधार पर। इसका मतलब मैं सीधा बताऊं तो इस एक्ट के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं हम कह सकते हैं, और या फिर जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है एसपी, उनके हाथ में पावर होती है कि किसी इंडिविजुअल पे अगर डाउट है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट डिटेन करने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। और इस एक्ट के आधार पर एक बार किसी को अरेस्ट कर लिया ना, तो वो 3 महीनों के लिए अरेस्ट रहेगा, और 3-3 महीनों को एक्सटेंशन करते हुए मैक्सिमम 12 महीनों के लिए भी एक बार तो डिटेन कर उसको हवालात में रखा जा सकता है। अब आप देख लो कितना ज्यादा एब्सोल्यूट पावर यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को दिया हुआ है। एनएसए की अगर बात करें तो इसमें जैसे ही किसी को एक बार अरेस्ट किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरेस्ट कर लिया तो वहां पर जो आरोपी है जिसको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, उसके हाथ में कोई थोड़ा बहुत उनको सुना भी नहीं जाएगा। सुनने का अधिकार है, बट उसके लिए प्रोविजन है कि जैसे ही किसी को अरेस्ट किया आपने एनएसए के तहत, तो 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, और वो कमेटी आरोपी से सवाल जवाब करेगी। या तो आरोपी को यह बता देगी कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, इसलिए आपको अरेस्ट रहना पड़ेगा, डिटेन रहना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आरोपी पे लगे हुए आरोप बेबुनियाद लगे, तो उस आरोपी को रिहा करने का भी पूरा अधिकार उस 3 मेंबर कमेटी को रहता है। बट यहां पर पॉइंट क्या है कि एक इंडिविजुअल को केवल डाउट के बेसिस पे, केवल क्रिमिनल केसेस जो चल रहे हैं, नो डाउट क्रिमिनल केसेस केवल नहीं होते, बट यहां पर अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की प्रोविजंस की बात करें, तब आप केवल ही बोल सकते हैं यहां पे। तो ऐसे में इसका मिसयूज रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी आई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि कैसे पावर यूज करते करते आप मिसयूज भी कर जाते हैं जब आप माइन्यूट चीजों के बारे में नहीं जानते। इसीलिए बोला जाता है कि जब आईएएस आप बन जाते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाती है। तो आप कोई भी पावर को यूज करने से पहले सोचें कि यहां पर कहीं एरर तो नहीं हो रही है मुझसे, राइट। तो यहां पर आप लोग खुद देखिए क्या क्या केस बन गए। एक तो लीगैलिटी का केस आ गया कि यहां पर एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में पावर आते हैं, वो किस तरीके से मिसयूज कर लेता है। एक यहां पर इंडिविजुअल लिबर्टी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में पूरा मामला, क्योंकि वो आदिवासियों के कारणों के लिए लड़ रहे हैं। जो अनंतनाग आवासे हैं, ये बेसिकली आदिवासियों के कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनके पास में अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का पूरा बैलेंस बनाना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि कलेक्टर के द्वारा जो वैल्यूज
अपनाने की जरूरत है। एक तो है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप कुछ भी करते हैं तो उसके ऊपर आपकी जवाबदेहिता रहेगी। वो चीजें यहां पर कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, राइट। तो ये था पूरा मामला। अब देखो पीडब्ल्यू ऑन लीएस की तरफ से 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर आप लोगों के लिए जितने भी हमारे यूपीएससी के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उन सब पे 80% तक ऑफ चलाया जा रहा है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, चेक कर लीजिए। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। और लास्ट में जाते जाते आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।